यूपीएससी प्री के लिए आपके पास अब सिर्फ 70 दिन बाकी हैं और इस टाइम पीरियड में पढ़ाई से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, रिसोर्सेज से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपका जो विज़न है ना, जो पाथ है ना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है प्रीलिम 2024 के लिए। बहुत हद तक ये आपके तैयारी की दशा और दिशा तय करेगा। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू कि आपको एग्ज़ाम में सोचना कैसे होता है। साल भर की तैयारी एक तरफ होती है और एग्ज़ाम का 2 घंटा एक तरफ होता है। उस प्रेशर सिचुएशन में कैसे आपको लॉजिक से लॉजिकल आंसर तक पहुंचना है, आई विल डिमॉन्स्ट्रेट इन दिस वीडियो। इस वीडियो के लास्ट में हम ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बहुत टफ क्वेश्चन है, बट एग्ज़ाम में भी आप थोड़ा इसको लॉजिकली सोचे होते हैं ना, तो बहुत आराम से डिड्यूस कर लिए होते। सो इसको हम लास्ट में देखेंगे। एंड जैसा मैंने बोला कि एग्ज़ाम को लेके इस वक्त आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं आना चाहिए। स्टिल काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में मल्टीपल डिलेमा चलता है कि पेपर ऐसा आ सकता है, पेपर वैसा आ सकता है। इसी में से एक डाउट ये है, मैंने लास्ट के 2-3 वीडियोस में जियो साइंटिस्ट का NCISF का पेपर डिस्कस किया, तो उससे रिलेटेड ये डाउट आया कि जो यूपीएससी रिसेंटली पेपर कंडक्ट करा रहा है उसमें आप पेयर वाले क्वेश्चन या फिर ओनली 1 ओनली 2 वाले क्वेश्चन नहीं देखोगे। जैसा ये क्वेश्चन हो गया 2023 में जो आया था, ओनली 1 ओनली 2 मैच करने के लिए देगा तो वहाँ पे पेयर दे देगा, ओनली 1 पेयर ओनली 2 पेयर। तो जो रिसेंटली पेपर कंडक्ट हुआ है उसमें यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं, ना ही जियो साइंटिस्ट में, ना ही CISF में। तो इनकी क्वेरी ये है कि क्या हो सकता है यूपीएससी 2024 में भी अपने प्रीवियस पैटर्न पे चली जाए और ओनली 1 ओनली 2 वाले क्वेश्चन डिसकंटिन्यू कर दे। और मैं सरप्राइज्ड हूँ कि ऐसा डाउट किसी एक बंदे का नहीं है, ऐसे मुझे मल्टीपल DMs आए हैं। देखो, अगर ये आपका डाउट है तो ये डाउट बिल्कुल बेकार है, बिकॉज 2023 में जब यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो उससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था जियो साइंटिस्ट का या फिर CISF का, CDS का, वहाँ पे पेयर वाले क्वेश्चन नहीं आए थे। तो इसका कोई कोरिलेशन नहीं है कि जियो साइंटिस्ट में कैसे ऑप्शंस फ्रेम किए जा रहे हैं, CDS में कैसे ऑप्शंस फ्रेम किए जा रहे हैं, CISF में कैसे फ्रेम किए गए हैं ऑप्शन, CAPF में कैसे फ्रेम किए गए हैं, उसी टाइप के CSE में भी फ्रेम करेंगे। इनफैक्ट यूपीएससी ने 2022 में ही ऐसे क्वेश्चंस का ट्रेलर दे दिया था। 2022 का पेपर आप उठा के देखोगे तो वहाँ भी 5-6 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की शुरुआत 2022 से ही हो गई थी। देखो, ये राइट डाउट नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। इनफैक्ट राइट डाउट ये है कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे किया जाए, बिकॉज ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा वेग होते हैं। ये पेपर की टफनेस को नहीं बढ़ा रहे हैं, ये पेपर की आर्बिटरनेस को बढ़ा रहे हैं। और ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन कितना डिफ़िकल्ट होगा, कितना टफ होगा, ये इस पे डिपेंड करेगा कि ऑप्शन कैसा सेट होता है। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपको ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगा, फिर भी आपको नहीं पता चलेगा कि इसमें से राइट आंसर क्या है। ओनली 2 बता दिया गया, अब ये दोनों सही है, ये दोनों सही है या ये दोनों सही है, ये हमको नहीं पता चलेगा। इन क्वेश्चंस को करेक्ट करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको एग्जैक्ट आंसर पता होना चाहिए। और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन 40-50 हैं। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 50 क्वेश्चन के आंसर आपको एग्जैक्टली पता हो, और इसीलिए यूपीएससी का कट ऑफ बहुत कम होते जा रहा है। एक्सपेक्टेड है कि इस बार कट ऑफ 80-82 होगा। डेट मीन्स आपका नेट 40 या 45 क्वेश्चन सही होना चाहिए था। नाउ द रियल क्वेश्चन इज़ कि ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। देखो, एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि ऐसे क्वेश्चंस को सही करने के लिए आपको एब्सोल्यूट नॉलेज होना चाहिए। जब तक आपको एग्जैक्टली नहीं पता होगा तब तक आप इसको सही नहीं कर पाओगे। और ये एब्सोल्यूट नॉलेज आपको जो अपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ रहे हो, जो भी रिसोर्सेज पढ़ रहे हो, जो PYQs पढ़ रहे हो, जो PYQs का एनालिसिस कर रहे हो, उससे एक्वायर होंगी। सुपरफिशियल नॉलेज से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा डीप जाके चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। एंड इसके साथ आप लॉजिक्स का यूज़ करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करोगे, क्योंकि एब्सोल्यूट नॉलेज सब कुछ पढ़ना लिमिटेड है। एक हद तक आप चीज़ों को पढ़ सकते हो, एक हद तक ही आप डिग डाउन कर सकते हो। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है एलिमिनेशन का। 2023 का पेपर देने के बाद सब कोई ओवरवेलम्ड हो गया था कि पेपर ऐसा आया, पेपर बहुत टफ आया। एंड नो डाउट पेपर यूपीएससी की हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर था। एलिमिनेशन को यूपीएससी ने ऑलमोस्ट एलिमिनेट कर दिया है। बट यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखना कि एलिमिनेशन जो है वो रैंडम गैस नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ना कि जिनकी तैयारी अच्छी नहीं होती है या फिर किसी XYZ का वीडियो देख के उनके दिमाग में ये आ जाता है कि पेपर को क्लियर सिर्फ एलिमिनेशन से किया जा सकता है। बेसिक नॉलेज की, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ने की, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को पढ़ने की, PYQs को लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट माइंड यू, पेपर में ब्लाइंड एलिमिनेशन जैसा कोई चीज़ नहीं होता। जहाँ पे आप एक्चुअली एलिमिनेशन लगाते हो वहाँ बेसिकली आप लॉजिकली आंसर को डिसाइफर करते हो। लेट अस सी वन एग्जांपल। इससे आपका जो एलिमिनेशन का डाउट है, जो PYQs का डाउट है, जो स्टैंडर्ड रिसोर्सेज को पढ़ने का डाउट है, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 77, 2023 का क्वेश्चन है ये पॉलिटी का।
पहला स्टेटमेंट देखो, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। और तीसरा है अकॉर्डिंग टू प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज ए एविडेंस। इन तीनों स्टेटमेंट में आप पहला स्टेटमेंट देखो, अगर आप एलिमिनेशन की टेक्निक फॉलो करोगे तो वहाँ पे आप ये नोटिस करोगे कि पेपर में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फिर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा लिखा हुआ आता है, तो नॉर्मली वो स्टेटमेंट गलत होता है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करता चीज़ों को। हम लोग प्रोविजंस को डिफाइन करने के लिए एक्ट बनाते हैं, तो उस बेसिस पे ये स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। बट ये स्टेटमेंट सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है। अब देखो यहाँ पे ना, अगर आप ब्लाइंडली एलिमिनेशन लगा रहे हो तो गलती आपकी है, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो आपके लक्ष्मीकांत में बहुत ही क्लियरली मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 ये बात कहता है। तो कोई भी चीज़ एलिमिनेट करने से पहले अपने लर्निंग पे, अपने नॉलेज पे ध्यान दो, क्योंकि आपका नॉलेज, आपकी लर्निंग सर्वोपरि है। ये स्टेटमेंट अगर आप लक्ष्मीकांत में नहीं पढ़े हो और आपको इसके बारे में नहीं पता है, तो डैट मीन्स आपकी तैयारी में ही लूप होल है। ये दोनों स्टेटमेंट लक्ष्मीकांत में दिया है। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है अकॉर्डिंग टू पोटा 2002 कन्फेशन ऑफ एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज एविडेंस। यहाँ देखो कैन नॉट लिखा है। अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाते और ये देखते कि कैन नॉट दिया है, नेगेटिव कनोटेशन दे रहा है, तो हो सकता है ये स्टेटमेंट गलत हो। 1 2 आपको पता होता तो आप करेक्ट आंसर तक पहुँच जाते। ओनली 2, भले ही यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता बट आपका लॉजिक रॉन्ग बैठता, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैन नॉट के बेसिस पे आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। ये पूरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है आपको वो देखना होगा। इसमें बोल रहा है कि पोटा एक्ट 2002 में ये लिखा गया है कि कोई एक्यूज्ड अगर से पुलिस के सामने कन्फेस करता है तो उसकी कन्फेशन को एज ए एविडेंस नहीं यूज़ कर सकते हैं। बट आपने बहुत जगह देखा होगा ये चीज़, इवन आप नॉर्मल न्यूज़ में भी देखते होगे, कोई टीवी सीरीज देख रहे हो, कोई मूवी देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप ये देखोगे कि एक्यूज्ड मान लो पुलिस के सामने कन्फेस करता है बट बाद में जज के सामने जाके मुकर जाता है, बाद में जज के सामने अपना बयान चेंज कर देता है। आपने ये सुना भी होगा कि कस्टडी में अगर आप कन्फेस कर रहे हो तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। बट पोटा में स्पेसिफिकली ये लिखा गया है कि अ कन्फेशन मेड बाय अ पर्सन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर नॉट लोअर इन रैंक देन अ एसपी। तो अगर एसपी के सामने कोई एक्यूज्ड कन्फेशन कर रहा है तो वो एडमिसेबल है। यहाँ पे आपका लॉजिक जो है वो रॉन्ग बैठ जाएगा, बट आपका जो ब्लाइंड एलिमिनेशन रहेगा कि कैन नॉट देख के मैं एलिमिनेट कर देता हूँ, वो सही हो जाएगा। तो देखो ऐसे एलिमिनेशन नहीं लगाना है। मान लो लॉजिक के थ्रू आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते और ये आपका क्वेश्चन नेगेटिव चला जाता, तब भी कोई बात नहीं, आपका ये नेगेटिव जाता, बट लॉजिकली आप जो सॉल्व करोगे बाकी क्वेश्चंस वहाँ पे आपको पॉजिटिव मिलेगा। बट आप रेकलेस एलिमिनेशन लगाओगे ना तो ओवरऑल आप नेगेटिव में ही जाओगे। दैट इज़ वाई लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग इज सुपीरियर देन एनीथिंग। इसी तरह एक क्वेश्चन आप और देखो, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा था कि इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट डेवलप ग्लोबल इन्वेसिव स्पीसीज डेटाबेस बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे पहला IUCN है, और नॉर्मली यहाँ पे लोग ये एलिमिनेशन लगाते हैं कि जैसे IUCN रेड डेटा बुक निकालता है, वो डेटाबेस होता है जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज़ है। यहाँ भी डेटाबेस की बात कर रहा है तो इस बेसिस पे ये IUCN हो जाएगा। ये तुक्का लगाओगे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, बट आई वुड से कि ये प्योरली एक तुक्का है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि देखो इसी तरीके की एक दूसरी रिपोर्ट भी है, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट जो है वो IPBES निकालता है, इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो मान लो ये रिपोर्ट देता और ऑप्शन में IUCN देता एंड IPBES देता, तो यहाँ पे आप लॉजिक के थ्रू IUCN जाते, बट सही आंसर जो है वो IPBES होता है। एंड यहाँ पे सारे जो बॉडीज़ हैं ना वो एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड हैं, ये भी एनवायरनमेंट से है, ये भी एनवायरनमेंट से है, ये भी एनवायरनमेंट से है। तो यहाँ पे आपको एक रैशनल गैम्बलिंग करना होता, उसके बेसिस पे तो आप ये लगा सकते थे, बट यहाँ पे गलत होने के भी, बैकफायर करने के भी पूरे चांसेज हैं। सो हियर आई हैव शोन यू कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेकलेस एलिमिनेशन, ब्लाइंड एलिमिनेशन एंड लॉजिकल अटेम्प्ट। लॉजिक टू लॉजिकल अटेम्प्ट क्या होता है, लेट मी शो यू। ये स्टेटमेंट भी कुछ पिछली बार की तरह है। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस स्टेटमेंट में और इसके पहले वाले में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ आप लक्ष्मीकांत में कहीं नहीं पढ़ोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एफिशिएंसी को डिफाइन कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन इनकैपेसिटी, प्रूफ्ड मिसबिहेवियर को डिफाइन नहीं करता, तो एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करेगा। इसीलिए आप अपने नॉलेज को ना हमेशा ऊपर रखना। इतनी वास्ट पढ़ाई आपने की होती है, इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी होती हैं, लक्ष्मीकांत से, स्पेक्ट्रम के डोमेन से, एटलीस्ट जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनसे क्वेश्चन आ रहा है ना, और आपने नहीं सुना है ना, तो डैट मीन्स वो गलत है। ये एग्जाम्पल है आपके लॉजिकल थिंकिंग का, आपके नॉलेज बेस का। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। लॉजिकल बेस पे हम अभी और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, बट उससे पहले ये भी एक डाउट आता है कि जैसे एलिमिनेशन हटा दिया गया, ओनली 1 ओनली 2 कर दिया गया, उसी तरह PYQs को भी हटा दिया जाएगा, PYQs भी रिपीट नहीं होंगे।
देखो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में ये रख के नहीं जाना है कि PYQ रिपीट होता है, हमेशा जो है ना वो थीम्स रिपीट होते हैं, क्योंकि वो थीम्स इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी पार्लियामेंट से पूछ रहा है, यूपीएससी इलेक्शन से पूछ रहा है, यूपीएससी विजयनगर अंपायर से पूछ रहा है, यूपीएससी एग्रीकल्चर से पूछता है, यूपीएससी बैंकिंग सिस्टम से पूछता है, यूपीएससी बेसिक इकोनॉमी कैसे चलती है उससे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो सारे थीम है ना वो इन जनरल इंपॉर्टेंट है। इसीलिए सीडीएस के थीम्स को आप देखोगे सीएससी में रिपीट होते हुए, सीएससी के थीम्स को आप सीडीएस में देखोगे, सीएपीएफ के थीम्स को आप सीएससी में देखोगे। मान लो आप एक एग्जामिनर हो, आपको बोला जाए कि आपको 2024 का पेपर सेट करना है, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले यूपीएससी सीएससी का 10-12 साल का पेपर उठाओगे, पेपर को देखोगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, और उस बेसिस पे आप अपना क्वेश्चन फ्रेम करोगे। ये ना 2023 की बात है ना 2022 की बात है, ये पिछले 15-20 सालों से चलता आ रहा है। इसीलिए पीवाईक्यू एनालिसिस आपको पिछले 5 सालों का नहीं कहा जाता करने को, कहा जाता है कि आप 2010 से 2011 से करो। तो जो पीवाईक्यू के थीम्स है ना वो कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होगा। आप 2024 का भी पेपर देख लेना, आपको मल्टीपल थीम्स पीवाईक्यू से मिलेंगे, नॉट बिकॉज ये थीम्स पीवाईक्यू में दिए गए हैं, बट ये थीम इन जनरल इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं कुछ दिनों में 2023 का पेपर पूरा सॉल्व कराऊंगा, एंड वहाँ पे मैं ये मैप करूंगा कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पीवाईक्यू से सॉल्व कर सकते थे, पीवाईक्यूज़ के थीम से सॉल्व कर सकते थे, कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिसोर्स से सॉल्व कर सकते हो, कितने लॉजिकल रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हो, क्रिटिकल थिंकिंग से सॉल्व कर सकते हो। हम इन सारे पैरामीटर्स को देखेंगे अपनी फर्दर वीडियो में। यहाँ पे हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं लॉजिकल थिंकिंग का। इस पेपर में जहाँ पे एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे कट ऑफ 80-82 जाना एक्सपेक्टेड है, उस पेपर में अगर आप अपने नॉलेज बेस से लॉजिकली डिसाइफर कर ले रहे हो 4-5 क्वेश्चन, तो आप बहुतों से आगे हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 देखो, स्टेटमेंट 1 दिया था कि मार्सूपियल आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। देखो वैसे मार्सूपियल एनसीईआरटी में मेंशन है, एनसीईआरटी आप पढ़ते तो आपको मार्सूपियल के बारे में पता चल जाता, बट मान लो आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था तो इनडायरेक्ट कैसे आप क्या कर सकते थे। यहाँ पे स्टेटमेंट 2 देखो, मार्सूपियल कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। पहला हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो सकता है इंडिया में पाए जाते हो ना पाए जाते हो, हमको नहीं पता। बट अब दूसरा स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे लिखा है कैन थ्राइव ओनली इन माउंटेन ग्रासलैंड, हो सकता है सिर्फ माउंटेन में पाए जाते हो। बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में ही पाए जाते हैं, तो मे भी ये सही हो। बट इसका सेकंड पार्ट देखो, विथ नो प्रेडेटर्स। आप ये लॉजिकली अपने दिमाग से सोचो कि कोई ऑर्गेनिज्म हो और उसका कोई प्रेडेटर ही ना हो। ये स्टेटमेंट सही है या नहीं है भले ही आपको ना पता हो, बट आपकी क्रिटिकल थिंकिंग में ये बात स्ट्राइक करना चाहिए कि ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा गलत होता तो आपका स्टेटमेंट सी जो है वो सही हो जाता। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यहाँ पे लिखा है सम मशरूम सम मशरूम सम मशरूम सम मशरूम। सम मतलब होता है कि मान लो कोई एक मशरूम भी ऐसा हो जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी हो, कोई एक मशरूम भी दुनिया में आपको ऐसा मिल जाए जिसमें इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ हो, कोई भी एक मशरूम ऐसा मिल जाए जिसमें बायोल्यूमिनेसेंट प्रॉपर्टी हो, तो ये चारों स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। सिर्फ एक मशरूम मिलने की देरी है, और क्या ये आप एक्सपेक्ट करते हो कि जितने भी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उनको हर मशरूम के बारे में पता हो? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑल 4 होगा, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, बट इसमें आप ऑल 4 पे जाओगे। सिर्फ लॉजिकल थिंकिंग से हम यहाँ +2 आ गए, हम यहाँ पे +2 आ गए। उसी तरह इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ पे भी सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है, सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखा है। अभी तक हमने 95% ओशन को एक्सप्लोर ही नहीं किया है। कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, कैसे नहीं पाए जाते हैं, कौन किस टाइप के वाटर में रहता है, कौन किस एनवायरनमेंट में रहता है, हमको नहीं पता है। तो कॉन्क्रीटली कैसे बोल सकते हैं कि ये सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं? नहीं बोल सकते हैं। चाहे ये स्टेटमेंट सही हो या ना हो, आपको इसको सही मानना ही है। इसका आंसर ऑल 3 होगा, यहाँ भी आपको +2 मिलेगा। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ आपको ना थोड़ा सा वर्ड एसोसिएशन जानना होगा। इसमें दिया है एरियल मेटाजिनोमिक्स बेस्ट रिफर टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो एरियल मतलब क्या होता है, बेसिक नॉलेज बेसिक थिंकिंग से ये पता चलता है कि एरियल कुछ एयर से रिलेटेड होगा। मेटाजिनोमिक्स में जो जीनोम है वो डीएनए से रिलेटेड है, ये आपको पता ही होगा, कॉमन फैक्ट है। मतलब यहाँ जो ये कीवर्ड दिया है ये एयर प्लस डीएनए से रिलेटेड कुछ है, तो हमको ऑप्शन में ऐसा ही कुछ खोजना है जो एयर और डीएनए से रिलेटेड हो। पहला देखो, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर इन हैबिटेट एट वन गो। डीएनए भी दिया है, एयर में दिया है, हो सकता है सही हो। दूसरा देखो, अंडरस्टैंडिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ एवियन स्पीसीज ऑफ हैबिटेट। यहाँ जेनेटिक दिया है, डीएनए से रिलेटेड है, और यहाँ पे एवियन स्पीसीज दिया है, तो हो सकता है ये भी सही हो। ठीक है। सी देखो, यूजिंग एयरबॉर्न डिवाइसेस टू कलेक्ट ब्लड सैंपल्स फ्रॉम मूविंग एनिमल। यहाँ एयर तो दिया है बट यहाँ ब्लड दिया है। देखो ब्लड और डीएनए ना बहुत अलग अलग है। जब भी हम ब्लड की बात करते हैं तो जेनेटिक लेवल पे जाते ही नहीं है। तो जितना हमको पहला 2 ऑप्शन सही लग रहा था उतना तीसरा सही नहीं हो सकता है। कंपैरेटिवली पहले 2 से तीसरा कम सही है। चौथा देखो,
सेंडिंग ड्रोन्स टू इनएक्सेसिबल एरियाज टू कलेक्ट प्लांट एंड एनिमल सैंपल्स फ्रॉम लैंड सरफेस एंड वाटर बॉडीज। ये तो पूरा गलत लग रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी जीनोम से रिलेटेड या फिर डीएनए से रिलेटेड नहीं है। तो आपका डी चला गया, सी चला गया। अब आपको ए और बी में से एक ऑप्शन लेना है। ए और बी में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ए होगा। यहाँ पे एवियन स्पीसीज, बर्ड स्पीसीज के बारे में बात कर रहा है, बट जो पहला है वो कंप्लीटली क्वेश्चन से रेजोनेट कर रहा है। तो ये तरीका होता है किसी भी आंसर को लॉजिकली डिसाइफर करना। अगर आप ये समझ जाओगे कि लॉजिकली कैसे सोचा जाता है, क्वेश्चन को कैसे देखा जाता है, एग्जामिनर क्या सोच रहा होगा क्वेश्चन बनाते हुए, तो आपको रैंडम तुक्का, रैंडम एलिमिनेशन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होगी। इसका ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 98 यहाँ पूछा इन द रिसेंट ईयर चैड, गिनिया, माली, सूडान न्यूज़ में क्यों थे। तो इसका जो सही आंसर था वो सक्सेसफुल कू था। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया। एकदम रिलेटेड क्वेश्चन आपको 2022 में देखने को मिलेगा। यहाँ भी देखो चैट दिया है और चैट के बारे में क्या लिखा है, सेटिंग अप परमानेंट मिलिट्री बेसेस बाय चाइना। यहाँ दूसरा स्टेटमेंट देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चाइनीज़ मिलिट्री बेस। आपने 2022 का आंसर की देखा होता, 2022 का सॉल्यूशन देखा होता, तो आपको पता होता कि पहला जो है वो गलत है। यहाँ पे ओनली 3 पेयर सही था, 2 सही है, 3 सही है, 4 सही है। पहला गलत है, मतलब चैड में चाइना मिलिट्री बेस सेटअप नहीं कर रहा है। डेट मीन्स यहाँ चैड दिया है तो बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि बी तो गलत है, क्योंकि चाइना जो है मिलिट्री बेस चैड में सेटअप नहीं कर रहा है। यहाँ से आपका बी चला गया। यहाँ देखो गिनिया दिया है और यहाँ देखो गिनिया दिया था। गिनिया में क्या हुआ है, सस्पेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट बाय मिलिट्री, मतलब यहाँ पे कू हुआ है। सो गिनिया में क्या हुआ था, कू हुआ था। डी इसका सही आंसर हो जाता। कैसे पता चला आपको, सिर्फ 2022 का पेपर देखने से, 2022 में जो भी कंट्रीज दी गई हैं उनके बारे में पढ़ने से, जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग नेशन है उनको एनालाइज करने से हमको पता चला कि इसका आंसर डी होता। यहाँ पे देखो बस अपनी थोड़ी प्रायर नॉलेज से, थोड़ी अवेयरनेस से, पीवाईक्यूज़ के नॉलेज से, लॉजिकल थिंकिंग से हमने 1, 2, 3, 4, 5 मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो सही कर दिए हैं। और आप समझ सकते हो कि यूपीएससी में 10 मार्क्स का क्या वैल्यू है। नाउ इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। बिफोर वी डिस्कस दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू रीआइटरेट दैट ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर हार्ड वर्क। इन 2 महीनों में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपके भरोसे को शेक करेगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को हिलाएगा। हो सकता है मॉक में आप कम स्कोर कर रहे हो सकता है आपका कुछ सब्जेक्ट अभी तैयार ना हो, किसी और को देख के लगे कि उसका तो इतना अच्छा मार्क्स आ रहा है, मेरा मार्क्स बहुत कम आ रहा है, मेरा 2 बार से 3 बार से प्री नहीं हुआ, मे भी आपके पर्सनल लाइफ में भूचाल आ जाए। बट ऑल आई वॉन्ट कि इन सब के बीच ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने ट्रस्ट को टूटने मत देना, खुद को बिखरने मत देना। इफ़ यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, इफ़ यू बिलीव इन योर हार्ड वर्क, देन से आउट लाउडली इन द कमेंट सेक्शन, आई एम रेजिलियंट, आई वोंट सरेंडर। पता है जब आप ये कमेंट करोगे ना, हो सकता है आपको कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आए, लोग आपका मजाक उड़ाएं कि 10,000 लोग का ही होगा, 15,000 लोग का ही होगा। डजंट मैटर एट ऑल, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू, यू जस्ट हैव टू कीप पुशिंग योर सेल्फ। इफ 2024 प्रीलिम्स इज गोइंग टू बी टफ, देन कीप रिमाइंडिंग योर सेल्फ दैट यू आर मोर टफर। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। बहुत टफ क्वेश्चन था ये, बट बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलेगा। स्पेशली जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उनको कैसे अप्रोच करना होता है। यहाँ देखो पहला स्टेटमेंट दिया है, रिसेंटली यूएसए एंड ईयू हैव लॉन्च्ड ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। और दूसरा दिया है, यूएसए एंड ईयू क्लेम दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। नाउ पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं। हमको नहीं पता है कि पहला सही है या गलत है। अगर आप इसको करंट अफेयर में पढ़े भी होगे तब भी जो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दिया है उसको सही करना बहुत टफ है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन दिया है ना उतना बिटवीन द लाइंस हमको याद नहीं रहता है। स्टेटमेंट 1 सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमको नहीं पता। सही होगा तो कोई बात ही नहीं है, बट स्टेटमेंट 1 को एग्जामिनर किस किस तरीके से गलत कर सकता है। यहाँ पे यूएसए दिया है, मान लो यहाँ पे यूएसए ना हो, कोई और कंट्री हो, तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहाँ पे ईयू दिया है, मान लो यूरोपियन यूनियन की जगह कोई और कंट्री होती तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। यहाँ पे ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल दिया है, टीटीसी की जगह कोई और काउंसिल होता तब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता। मतलब स्टेटमेंट 1 को गलत करने के लिए 3 फैक्ट हैं। पहला आपका कंट्री यूएसए हो गया, दूसरा ईयू हो गया, तीसरा टीटीसी हो गया। किसी और कंट्री को यूएसए से रिप्लेस कर दिया होता तब भी ये गलत होता, किसी और कंट्री को ईयू से रिप्लेस कर दिया होता तब भी गलत होता। और मान लो कंट्री का नाम तो सही दिया हो बट यहाँ पे जो टीटीयू दिया है वो गलत दिया होता, तब भी स्टेटमेंट गलत हो जाता। मतलब ये तरीका है स्टेटमेंट 1 गलत करने का। और यहाँ पे जब आप दूसरा स्टेटमेंट देखोगे, द यूएसए एंड ईयू क्लेम्स दैट थ्रू दिस, मतलब जो स्टेटमेंट 2 है ना वो प्योरली स्टेटमेंट 1 पे बेस्ड है। स्टेटमेंट 2 का कोई अपना इंडिपेंडेंट वजूद नहीं है, क्योंकि स्टेटमेंट 2 में यहाँ पे दिया है थ्रू दिस, थ्रू टीटीसी। इसका मतलब अगर हम स्टेटमेंट 1 गलत मान लेते हैं तो स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली गलत हो जाता है।
और इन चारों में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी गलत दिया हो और स्टेटमेंट 2 भी गलत दिया हो। डैट मीन्स जो आपका डी है ना वो चला जाएगा। स्टेटमेंट 1 जैसे ही हम गलत मानेंगे स्टेटमेंट 2 ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट 2 जो है वो पूरी तरह स्टेटमेंट 1 पे बेस्ड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। मान लो यहाँ पे यूएसए गलत होता तो यहाँ भी यूएसए दिया, ये भी गलत हो जाता। ईयू गलत होता तो यहाँ भी ईयू दिया, ये भी गलत हो जाता। टीटीसी गलत होता तो यहाँ भी थ्रू दिस दिया है मतलब टीटीसी, तो ये भी गलत हो जाता। डैट मीन्स ऐसा हो नहीं सकता कि स्टेटमेंट 1 अगर हम गलत मानते हैं तो स्टेटमेंट 2 सही हो, इसीलिए आपका डी चला जाएगा। जब डी चला जाएगा तो हमको ये पता चल गया कि जो पहला स्टेटमेंट है वो सही है। नाउ हमको ये देखना है कि दूसरा स्टेटमेंट क्या है। यहाँ देखो दिया है यूएसए एंड ईयू क्लेम्स दैट थ्रू दिस दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। इस स्टेटमेंट की आप वर्डिंग पढ़ो, अंडर देयर कंट्रोल की बात कर रहा है, अपने अधीन लाने की बात कर रहा है। देखो कंट्रोल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है और बहुत ही नेगेटिव वर्ड है। कभी भी कोई देश पर्दे के पीछे चाहे कितना भी चीज़ें कंट्रोल करे, कितनी भी चीज़ें मैनिपुलेट करे, गलत करे सही करे, बट जब भी डिक्लेरेशन सामने आता है, इंटरनेशनल फोरम पे बात करते हैं, तो कंट्रोल जैसे वर्ड यूज़ नहीं करता। हमेशा जो भी वर्ड यूज़ किया जाएगा वो काफ़ी न्यूट्रल होगा, काफ़ी पैसिफाइंग होगा। लाइक एम्पावर करना, बेनिफिट डिलीवर करना, दूसरी कंट्रीज़ के साथ पार्टनर करना, सबका साथ सबका विकास टाइप का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाएगा। भले ही पर्दे के पीछे वो कुछ भी करें, बट फ्रंट पे आके कभी वो नहीं बोलेंगे कि किसी प्रोसेस को वो कंट्रोल कर लेंगे। सो डैट इज़ वाई आपको जो स्टेटमेंट 2 है ना वो प्योरली गलत है। मान लो यूपीएससी स्टेटमेंट 2 को सही भी दे दे, बट फिर भी जो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, जो आपकी क्रिटिकल एबिलिटी है, उस पर आप डाउट नहीं करोगे, वो कांस्टेंट रहेगा। इससे आपको भले ही 1-2 क्वेश्चन गलत मिल जाए, बट आपको 4-5 क्वेश्चन सही मिलेंगे। सो दिस इज द थिंकिंग आई वॉन्ट यू टू डेवलप इन द स्पेन ऑफ दिस 70 डेज। रैंडम तुक्केबाजी नहीं करना है, बट यू हैव टू यूज योर लॉजिक टू गेट लॉजिकल आंसर।